दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सॉरी, कल मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना सका, तो आज कल के विषय को भी कवर करूंगा और आज जो हुआ है उसको भी कवर करूंगा। तो इन 2 दिनों के बीच में हुआ क्या है कि एक तो सबसे बड़ी न्यूज ये है कि जो न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल है, वेबसाइट है, उसके फाउंडर और डायरेक्टर प्रदीप पुरकायस्थ को और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है, उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। न्यूज क्लिक के ऊपर 2021 में भी रेड हुई थी और उस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की थी और उसके बाद में इन लोगों ने बहुत हल्ला मचाया था। बाद में फिर प्रवीण पुरकायस्थ को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अरेस्ट करने से, मतलब जमानत की, अरेस्ट करने से मना कर दिया था कि शुड नॉट बी डिटेन्ड। अब आप लोगों को याद होगा कि पिछले अगस्त के महीने में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी थी। उस खबर में यह था कि चाइना जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से पूरे वर्ल्ड में अपने एजेंडा को चलाता रहता है। जो नैरेटिव है, विमर्श है, उसको तैयार करता रहता है और उसमें उन्होंने न्यूज क्लिक का भी नाम लिया था। आपको शायद ये भी याद होगा कि बीजेपी के एमपी ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में ये सवाल भी उठाया था और कि न्यूज क्लिक जो है वो चाइना से पैसा लेकर के और हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ खबरें प्रसारित करता है। तो इस मामले में 17 अगस्त के आसपास दिल्ली पुलिस ने भी एक केस रजिस्टर किया था। ईडी के रिकमेंडेशन में, ईडी के जो प्रूव हुआ था उसके रिकमेंडेशन में अरेस्ट किया था, कैसे किया था, बट एक केस रजिस्टर हुआ था। तो जो वो केस रजिस्टर हुआ था उसके बेसिस पर दिल्ली पुलिस ने परसों न्यूज क्लिक के ऑफिस में रेड किया और वहां से कुछ डॉक्यूमेंट वो उठा के लेके गए होंगे, जैसा कि नॉर्मली सर्च में होता है। इसके अलावा कुछ 30 या 35 जगह पर रेड हुई थी, जिसमें कि कुछ पत्रकार भी थे। उसमें एक वो अविनाश शर्मा है जो धान के गेहूं बता रहा था, गेहूं से रोटी बता रहा था। उसको यही नहीं मालूम कि वो धान क्या होता है, गेहूं क्या होता है, कैसे बनती है। इसके अलावा एक और दाढ़ी वाले पत्रकार हैं जो हमेशा न्यूज क्लिक में आया करते थे। तो वो पहले राज्यसभा के संपादक, राज्यसभा टीवी के संपादक थे, उर्मिलेश यादव। यादव नहीं लिखता है, लेकिन वो भी भयंकर कम्युनिस्ट है। इसके अलावा वो जो भाषा सिंह है, उनको भी वहां से उठाया गया था और काफी लोगों को वहां से उठाया गया था जो वहां पर लिखते हैं, पढ़ते हैं। कल प्रवीण पुरकायस्थ को और वो जो बनर्जी है या चटर्जी है, क्या है, कोई बंगाली है, इन दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उस कोर्ट में जो प्रोड्यूस किया गया, जो पुलिस की रिमांड थी उसके हिसाब से पुलिस ने करीब 4.5 लाख मेल खंगाले हैं और उन मेल में जो भी लिखा है, उनमें जो भी आदान प्रदान हुआ, उसके बेसिस पर इनको अरेस्ट किया गया है। और जो फंडिंग हुई है वो करीब 39 करोड़ के आसपास की है, ज्यादा भी हो सकती है। वो चाइना से, जो अमेरिका में एक व्यापारी है सिंघम, नेवली राय सिंघम, उसके पास आया। फिर नेवली राय सिंघम ने 3-4 कंपनियों के थ्रू न्यूज क्लिक को फंड किया और न्यूज क्लिक ने डिफरेंट जितने भी ये अपने पत्रकार हैं उनको पैसा दिया। उसमें उर्मिलेश को भी पैसा मिला, विशाल शर्मा को भी पैसा मिला, भाषा सिंह को भी पैसा मिला और काफी लोगों को पैसा मिल गया। तो बेसिक फैक्ट इज की प्रवीण पुरकायस्थ के ऊपर और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसके ऊपर इन लोगों ने यूएपीए लगाया है। यूपीए लगाया है मतलब आप देश विरोधी एक्टिविटीज कर रहे हैं।
अब वो कैसे लोग स्टेब्लिश कर रहे हैं कि उससे न्यूज क्लिक के अकाउंट से गौतम नवलखा को भी पैसा जा रहा है। अब गौतम नवलखा कौन है? गौतम नवलखा वो है जो भीमा कोरेगांव का एक्यूज है, और जिसमें इन लोगों को मिला था कि इन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग की थी। अभी गौतम नवलखा तो जेल में है, उसको जमानत नहीं मिल पा रही है। अब प्रवीर पुरकायस्थ गौतम नवलखा को करीब 29-30 लाख रुपया क्यों देंगे, किस बात का देंगे? दूसरा, उनमेल से यह भी मालूम पड़ा है, जो रिमांड एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा है उसके हिसाब से यह है कि इनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि आप कश्मीर को भारत के नक्शे में मत दिखाओ। जब भी आप अपना कोई समाचार दिखाते हो, भारत का नक्शा दिखाते हो, उसको कश्मीर को भारत के नक्शे में मत दिखाओ, और अरुणाचल प्रदेश को डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिखाओ। तो अगर कोई न्यूज चैनल यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़ में देश विरोधी एक्टिविटीज करेगा तो उनके ऊपर यूपीए तो लगेगा ही लगेगा। अब आज उनका कोर्ट में हियरिंग था, तो शायद प्रवीर पुरकायस्थ के वकील ने बोला कि हमारे को रिमांड कॉपी नहीं मिला है, तो कोर्ट ने बोला भाई को रिमांड कॉपी दे दो। वो रिमांड कॉपी इनको दी गई है, तो इनके शायद 10 दिन के कुछ कस्टडी पुलिस को दिया है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट होगा मैं उसको बताऊंगा। दूसरी खबर है कि कल दिल्ली पुलिस ने, सॉरी ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय सिंह के यहाँ पर, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के संसद सदस्य हैं, उनके घर में सर्च किया। सर्च करने के बाद में संजय सिंह को वहां से लेके गए और करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद शाम को उनको अरेस्ट कर लिया। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट ने उनको, यानी संजय सिंह को, ईडी को संजय सिंह के लिए 5 दिन की कस्टडी दी। अब ये संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी हुई है दिल्ली का जो वो शराब घोटाला है ना, उसके चक्कर में हुई है। शराब घोटाले में अभी तक काफी लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, कुछ लोग अप्रूवर भी बन चुके हैं, मतलब माफी के साक्षीदार बोलते हैं, गवर्नमेंट के अप्रूवल बोलते हैं। उसमें से एक है दीपक अरोड़ा, और एक तेलंगाना में वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस के एमपी का लड़का है मुंगुता। ये लोग भी गवर्नमेंट के अप्रूवर बन गए हैं। तो दीपक अरोड़ा ने ये बोला है कि मेरी दोस्ती संजय सिंह के साथ में थी और संजय सिंह ने मुझे मनीष सिसोदिया से मिलाया था, और उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कुछ 30 लाख का 40 लाख का कुछ चेक जो है वो दिया था। तो ये संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो एक ऐसी गिरफ्तारी है जो दिल्ली की जो मंत्रिमंडल है उसके सदस्य नहीं है, फिर भी ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। और ईडी के हिसाब से ये संजय सिंह की जो एक्टिविटीज है वो काफी ड्यूबिशियस है, और यही लगता है कि ये मेन करता थे। वैसे भी संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल ने बोल के रखा है कि वो तो एक ऐसा आदमी है जो ईडी को की भी पैंट गीली करवा देगा, समथिंग लाइक दैट। ईडी का सम्मान या नोटिस जब पब्लिक को जाता है तो पब्लिक का पैंट गीली हो जाती है, लेकिन यहाँ पर संजय सिंह ईडी के धोखा। संजय सिंह ने अपने घर के सामने एक पोस्टर लगा के रखा था, पक्कड़ निवास, ईडी इज ऑलवेज वेलकम। उन्होंने एक ईडी को धमकी भी दी थी कि अगर तुम मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हारे पर केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। खैर ईडी ने दिखा दिया कि संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, आज जब ईडी की रिमांड गई थी तो उन्होंने ये बोला था कि संजय सिंह कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और हमें दीपक अरोड़ा के साथ उनका कंपटीशन करवाना है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बोला कि अभी हमें 2 आदमियों को और लेना है। अब वो 2 आदमी कौन हो सकते हैं? मीडिया बोल रहा है कि वो राज्यसभा में जो दूसरे एक एमपी हैं पंजाब से, उनकी अभी शादी हुई है एक फिल्म स्टार से, हो सकते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक ही होते हैं, कुछ भी हो। लेकिन एक बड़ी अच्छी, मतलब अजीब सी बात हुई है, वो ये है कि जब अरविंद केजरीवाल प्रेस के सामने आए थे तो अपनी वाइफ के साथ में आए थे।
इसके मतलब ये हुआ कि शायद अरविंद केजरीवाल को भनक लग चुकी है या उनको इस बात का अंदेशा हो गया है कि अब वो भी अंदर जा सकते हैं। तो अगर वो जाएंगे तो जैसे लालू जी ने अपनी वाइफ राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, इस तरीके से लगता है अरविंद केजरीवाल भी अब अपनी जो वाइफ हैं सुनीता केजरीवाल उनको मुख्यमंत्री बना के निकल जाएंगे, वो भी चले जाएंगे जेल में। खैर, इस बीच में एक डेवलपमेंट और हुआ है, वो तीसरी समाचार है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये है कि मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के लिए आई थी। तो कल जब सुनवाई के लिए आई थी तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की बेंच ने अभिषेक मान सिंघवी मनीष सिसोदिया की तरफ से थे, तो उन्होंने बोला कि पैसा तो मिला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील एएसजी राजू से पूछा कि भाई पैसा कहाँ है। तो इन्होंने बोला कि पैसा आम आदमी पार्टी के इलेक्शन में गोवा में, पंजाब में और गुजरात में लग गया है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई ठीक है, फिर आम आदमी पार्टी को अपने के खिलाफ आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया। दूसरा, कल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या जो कैबिनेट नोट है उसको सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। ये दो सवाल पूछे थे। तो आज राजू साहब ने उसके बारे में जवाब दिया कि हम ईडी के नाम पर एफआईआर करने वाले हैं। अब देखें कि अगर ईडी के नाम पर एफआईआर होती है या नहीं होती है तो क्या होगा। लेकिन मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी है। अब सुप्रीम कोर्ट अपना मामले को देखेगा कि भाई इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मनीष सिसोदिया को बेल दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। तो उसका मामला शायद अब इन लोगों ने 12 अक्टूबर के आसपास में सुनवाई के लिए रखा है। तो 12 तारीख तक तो मनीष सिसोदिया जी अंदर है। अब मतलब कहने का यह है कि अरविंद केजरीवाल के 3 मंत्री, सत्येंद्र जैन जो आज की डेट में मेडिकल बेल पे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया, और अब मंत्री तो नहीं लेकिन काफी प्रोमिनेंट लेफ्ट हैंड जिसे बोल सकते हैं, राइट हैंड तो मनीष सिसोदिया बोलता था, तो लेफ्ट हैंड संजय सिंह भी अब अंदर चले गए हैं। देखें क्या होता है इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट क्या लेता है क्या नहीं। चौथी खबर है, कनाडा के 40 डिप्लोमेट को इंडिया ने 5 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया। आप लोगों को मालूम है कि G20 समिट के बाद में जब वहां के प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर वापस कनाडा गए थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि हरजीत सिंह निज्जर की हत्या में हिंदुस्तान का हाथ है, उनके पास क्रेडिबल एविडेंसेस हैं, ये है वो है। उसके मामला बहुत गरमाया था और उन्होंने जो कनाडा एम्बेसी में इंडिया के पवन कुमार राय थे उनको निकाल दिया था। उसी कॉन्सिक्वेंसेस में इंडियन गवर्नमेंट ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को बाहर कर दिया था। बाद में मामला बहुत गरमाया। तो अब यह हुआ है कि 40 डिप्लोमेट्स को बोले आप जाओ। वो कैसे? क्योंकि कनाडा में हमारा जो एम्बेसी है या हाई कमीशन है, सॉरी एम्बेसी नहीं है, हाई कमीशन है, कनाडा इज हाई कमीशनर। कनाडा में जो हमारा हाई कमीशन है वहां पर हमारे 23 लोगों का स्टाफ है। तो इंडिया ये चाहता है कि भाई अगर हमारे 23 वहां पर है तुम्हारे को भी 23 यहाँ पर रहना चाहिए, तुम यहाँ पर 63 लोग क्यों? तो आज का जो भारत है वो सन 47 का भारत नहीं है, या मनमोहन सिंह के टाइम का भारत नहीं है कि हाँ कोई देश, पश्चिमी देश, कोरों का देश अगर हमारे ऊपर आंख उठाएगा तो हम उसको शांति से सह लेंगे। अब यह है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब इधर उधर से बयान दे रहे हैं कि भाई ठीक है जो भी हो गया वो है, हम हिंदुस्तान के साथ में, भारत के साथ में अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। मतलब ठीक है, अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। मैं यहाँ पे ये बता दूं कि कनाडा के भूमि पर निज्जर को या सुक्खा को जो मारा गया है उसका इन्वेस्टिगेशन कनाडा पुलिस को करना चाहिए। कनाडा के पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए पूरा पूरा, और उनको मेल करना चाहिए कि भाई किसने मारा किसने नहीं मारा, उसके हिसाब से आप देखो। लेकिन वो नहीं करते, वो ऐसे ही हवा में तीर मार दो कि ठीक है भाई हम लोग गोरी चमड़ी वाले हैं और हम लोगों ने या हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, भारत के ऊपर राज किया, तो कुछ भी बोल देंगे। ऐसा तो नहीं चलता है। एनीवे, 5वां
है वो ये कि आज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बंगाल के एक मंत्री के यहाँ पर एजुकेशन इस टाइम में कुछ मामला हुआ था, उसमें रेड किया बंगाल के मंत्री के ऊपर। अब देखें ममता बनर्जी कितना रोना रोती है इस बारे में कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपना ईडी का और इनकम टैक्स का और सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। दूसरा यह है कि कुछ रेड तमिलनाडु में भी हुई हैं और कुछ कर्नाटका में भी हुई हैं। तमिलनाडु के एक मंत्री के ऊपर भी शायद इनकम टैक्स का कुछ रेड हुआ और कर्नाटका में भी किसी डॉक्टर के ऊपर या किसी मंत्री के ऊपर कुछ रेड हुआ है। तो पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन है उससे खत्म होने के बाद में जो प्रधानमंत्री ने पब्लिक फोरम पे घोषणाएं की थी कि हम किसी भी भ्रष्ट आदमी को नहीं बख्शेंगे, उस कदम पे वो चल रहे हैं। देखें आगे क्या चलता है क्या नहीं चलता। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मिश्रा जी के रिटायरमेंट के बाद में भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरी ताकत के साथ में अपना काम कर रहा है और जो भी कल्प्रिट है उसके बारे में या उनके बारे में जो भी एक्शन लेना है वो अच्छी तरीके से लेता है। पब्लिक को लगता है कि बहुत देर हो रही है, ये हो रही है, लेकिन हैविंग वर्कड इन इंटेलिजेंस आई नो दैट कि किसी के ऊपर हाथ डाल करके जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करो तो फिर कोर्ट अलग तरीके से देखता है। कोर्ट ये नहीं देखता कि हाँ भाई ठीक है आपने जो इमोशन के ऊपर किसी ऊपर रिस्क लिया, आपके पास में सॉलिड ठोस प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है ये आदमी इन्वॉल्व है, तभी आप उसके ऊपर हाथ डाल सकते हो और उसको अरेस्ट कर सकते हो। तो ये एक समाचार हो गया। अब रहा बाकी छोटे मोटे जो समाचार यहाँ वहां से आ रहे हैं उसमें परसों शायद, हाँ परसों देवरिया में एक हत्याकांड हुआ है। वो हत्याकांड ये है कि कोई एक भू माफिया था वहां पर, लैंड माफिया जिसको बोलते हैं, यादव था वो, उसका कुछ लोगों ने मर्डर कर दिया था। उसके सामने ही कहीं पर उसका जो कोई पंडित जी थे, दुबे साहब थे, उनके घर के आसपास में उसकी लाश मिली। तो यादव के समर्थकों ने, यादव के रिश्तेदारों ने, कुछ भी है, वो दुबे के घर में अटैक कर दिया और दुबे के घर में दुबे को और उनके लड़के को, उनकी वाइफ को, लड़की को, सबको मार डाला। उनका एक लड़का जो है वो कथा सुनाने के लिए कहीं बाहर गया था तो वो बच गया। एक दूसरा छोटा सा लड़का है उनका, उसको भी उन्होंने ये समझ करके छोड़ दिया था कि हाँ शायद वो मर गया है और वो भी हॉस्पिटल में है। तो वो एक कहानी चल रही है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में जो एमपी एमएलए हैं जो ब्राइब लेते हैं उनके मामले में एक सुनवाई चल रही थी जो 7 जजेस की बेंच सुन रही थी। इससे पहले नरसिम्हा राव के टाइम में 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया था कि 3-2 से फैसला दिया था कि भाई ठीक है, अगर आप पार्लियामेंट में कोई गड़बड़ करते हो, रिश्वत लेते हो, ये करते हो, करते हो, तो आपके ऊपर करना चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को और दोबारा से विचार करने के लिए 7 जजेस की बेंच बनाई है और कल सुनवाई पूरी हुई थी, कुछ 4 घंटे की सुनवाई हुई थी। आज भी कुछ 4 या 5 घंटे की सुनवाई हुई है और आज सुनवाई का फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रिजर्व कर दिया है। अब इसका फैसला कब आएगा? हाँ, इस बारे में मैं एक ही बात बता देता हूँ कि जो वो LGBT वाला जो सवाल था, सेम सेक्स मैरिज वाला जो सवाल था, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शायद मई में या जून में की थी, जब कोर्ट बंद हुआ था उससे पहले, उसका फैसला इस महीने आने वाला है। क्यों मैं इसे बोल रहा हूँ? क्योंकि उस बेंच में जो 5 जजेस की संविधान बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसमें से एक एस रविंदर भट्ट साहब इस महीने रिटायर हो रहे हैं। तो वो रिटायर होने से पहले उस फैसले को देना ही है। तो आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और उस फैसले का इंतजार करिए, वो फैसला आने वाला है। इस समय एक और समाचार आ रहा है कि ऋषि सुनक साहब ने इंग्लैंड में खालिस्तानियों की हालत खराब करके रख दी है, उन्होंने कुछ एक्शन लिया है। उसके बारे में जो भी डिटेल है उसको मैं आगे किसी दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। अभी करीब 20 मिनट हो गए हैं तो ज्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। लोग अगर मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ में किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।